हेलो, गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फास्ट रिवीजन विमान स्थान का, जो सेकेंड प्रॉप का पेपर होने वाला है अप्रैल तक। तो देखते हैं विमान स्थान आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में निदान स्थान, शारीर स्थान हो चुका है। तो अभी देखेंगे विमान स्थान। तो विमान स्थान देखते हैं। रस विमान, विमान स्थान को रस विमान भी कहते हैं। निदान स्थान में रोगों का वर्णन किया गया है, परंतु चिकित्सा में जब तक दोष औषधि आदि का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक चिकित्सा सफल नहीं हो सकती है। इसी चिकित्सा को सफल बनाने के लिए विमान स्थान में दोष औषधि आदि का विशेष वर्णन किया गया है। यहाँ पर औषधि की अपेक्षा रसों, यहाँ पे औषधि का जो वर्णन है वो मतलब रसों की गई है, अर्थात जिस स्थान में दोष औषधि आदि का विशेष वर्णन किया गया उस स्थान को विमान स्थान कहते हैं। मतलब जिस स्थान पर दोष औषधि आदि का विशेष वर्णन हो उस स्थान को रस विमान कहते हैं। तो विमान स्थान के मोस्ट है कुछ, छोड़िए। रसों एवं दोषों का संबंध देखते हैं। तो 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण और कटु, तिक्त, कषाय होते हैं। जो ऊपर वाले मधुर, अम्ल, लवण होते हैं ये कफ को बढ़ाते हैं, वात को कम करते हैं, जैसे कि इसमें बना हुआ एरो करके, ठीक। और जो कटु, तिक्त, कषाय होते हैं ये कफ को कम करते हैं, वात को बढ़ाते हैं। ऊपर वाले के जस्ट अपोजिट हैं। और इस साइड देखते हैं, ये जो 3 होते हैं अम्ल, लवण, कटु, ये आग्नेय गुण के होते हैं, पित्त को बढ़ाते भी हैं। आग्नेय गुण के होंगे उष्णवीर्य के, तो पित्त को बढ़ाएंगे ही। और ये जो है ये 3 मधुर, तिक्त, कषाय, ये शीतवीर्य के होते हैं। और ये सौम्य गुण के होते हैं, तो ये पित्त को कम करते हैं। ये चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अर्थात दोष, वात, पित्त, कफ साम्य अवस्था में होते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और विकृत अवस्था में होते हैं तो शरीर को अस्वस्थ रखते हैं। मतलब इन दोषों का शरीर में रहना कंपल्सरी है, वो तो रहेंगे ही। तो मतलब बात ये है कि बस वो साम्य अवस्था में रहें तो बेटर है, विकृत होंगे तो अस्वस्थ करेंगे, ठीक। तो प्रकृति समवेत सिद्धांत देखते हैं। अनेक रस वाले द्रव्यों में और अनेक दोषों वाले विकारों में रस के और दोषों के प्रभाव का अलग अलग जानना ही प्रकृति समवेत सिद्धांत कहलाता है। बोले तो अनेक रस वाले द्रव्य हैं और उनके दोषों वाले विकारों में रस के, जो उसके विकार होंगे उसमें रस के और दोष के प्रभाव का हमें अलग अलग जानना ही प्रकृति समवेत है। और विकृति समवेत क्या है? जब 2 या 2 से अधिक द्रव्यों का एक संयोग होता है तब वो द्रव्य विकृत होकर अपने स्वाभाविक गुणों का परित्याग कर देते हैं। जैसे मधु और घृत का संयोग करने पर मधु और घृत अपने स्वाभाविक गुणों का त्याग करते हैं। समान रहेंगे तो विरुद्ध हो जाएंगे। द्रव्य प्रभाव, तैल, घृत, मधु ये द्रव्य वात, पित्त, कफ को शांत करते हैं। तैल जो है स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, गुरु होता है, तो वात को शांत करेगा स्निग्ध से। और जो घृत है पित्त को शांत करता है, और जो मधु है ये कफ को शांत करता है। घृत तो वैसे तीनों को शांत करता है। घृत स्निग्धता से वात को भी शांत करता है, अपने शीत से पित्त को शांत करता है, कफ का भी। द्रव्य प्रभाव हम देखते हैं। तैल, घृत, मधु का प्रभाव, मतलब तैल को हम डेली सेवन करेंगे तो वात को भी शामक कर सकता है, घृत का सेवन करेंगे तो पित्त को, मधु का सेवन करेंगे तो कफ का। अत्यधिक सेवन में वर्जित, जो ज़्यादा सेवन करने के लिए वर्जित बोला गया है। पिपली, क्षार, लवण। पिपली मतलब रस में कटु होती है ना, विपाक मधुर है, तो पिपली, क्षार, लवण वर्जित है। और अष्ट आहार विधि विशेष आयतन देखते हैं। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोक्ता।
प्रकृति द्रव्य में जो स्वभाव होता है उसे प्रकृति कहते हैं। ये स्वभाव आहार औसत द्रव्य में रहने वाले गुरु लघु आदि गुणों का योग है। जैसे उड़द गुरु होता है, मूंग लघु होता है, करण द्रव्य में किन्हीं विशेष गुणों को लाना संस्कार कहलाता है तथा इसी संस्कार को ही करण कहते हैं। ठीक। संयोग दो या दो से अधिक द्रव्यों का एक साथ मिलना संयोग कहलाता है। जैसे मधु और घी का संयोग। राशि मात्रा और अमात्रा का फल निश्चय करने के लिए सर्वग्रह और परिग्रह दो राशियाँ बताई गई है। क्वांटिटी। देश पुनः स्थान को कहते हैं। द्रव्यों की उत्पत्ति और उसका प्रचार देश सातम्य द्वारा होता है। देश से तात्पर्य है द्रव्यों की उत्पत्ति। जैसे हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न द्रव्य गुरु होते हैं। काल दो प्रकार के होते हैं, नित्यक अवस्थिक काल। नित्यक जो ऋतुओं के अनुसार होते हैं डेली, और अवस्थिक जो आहार विहार के सेवन रोग अनुसार होते हैं। उपयोग भोजन करने के नियम को उपयोग संस्था कहते हैं। भोजन किस ऋतु में करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए वो बताया गया। उपयोक्ता जो स्वयं आहार द्रव्यों का सेवन करता है उसे उपयोक्ता मतलब उपभोक्ता कहते हैं। आहार विधि विधान बोलो तो आधार क्या विधि विधान उसका। जैसे उष्ण आहार से लाभ, उष्ण आहार लेना चाहिए, स्निग्ध लेना चाहिए, मात्रा पूर्वक लेना चाहिए। भोजन पच जाने पे ही भोजन करना चाहिए, नहीं कि विषमासन कर लें, ढेर सारा गले तक खा के बैठ जाए। अविरुद्ध भोजन करने चाहिए। इष्ट देश में आहार मतलब सही दिशा में बैठ के करना चाहिए। जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए और धीरे धीरे भोजन भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बिना बोले बिना हंसे करना चाहिए। शक्ति के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, ये नहीं कि शक्ति थोड़ी सी है भर लें ज़्यादा, वही बोला गया। कुच्ची के विभाग मतलब 3 पार्ट्स ऑफ स्टमक। जैसे भोजन के लिए बोला गया है, पहले स्पेस के लिए सॉलिड आहार लेना चाहिए, दूसरे स्पेस के लिए लिक्विड लेना चाहिए और तीसरे स्पेस वात पित्त कफ त्रिदोषों के लिए छोड़ देना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति इतनी मात्रा में आहार का सेवन करते रहें और अगर वह कभी मात्रा से कम या मात्रा से अधिक आहार का सेवन करता है तो उससे उत्पन्न होने वाले विकारों का शिकार नहीं होगा। और मात्रा से कम आहार लेने से भी हानि है, मात्रा से अधिक आहार लेने से भी हानि है। अलसक और विसूचिका जो हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय में, आहार की अति मात्रा के कारण वात आदि दोष एक साथ प्रकोपित होकर आमाशय में एक प्रदेश में स्थित हो जाते हैं, स्रोतों को अवरोध कर देते हैं। यही अलसक है। तथा मुख मार्ग और गुदा मार्ग से आहार को बाहर निकालते हुए विसूचिका रोग उत्पन्न करते हैं। अल्सर की चिकित्सा इसमें दूषित और अलसीभूत आहार साध्य आमों। इसकी चिकित्सा के लिए सर्वप्रथम सेंधा नमक और गर्म जल पिलाकर वमन कराते हैं। विसूचिका की चिकित्सा है लंघन करना, बाद में विरेचन हो जाने पर औसत आहार पेय विलेपी आदि लिक्विड वाला कुछ पीना। आम दोष की चिकित्सा तीसरा लेसन है जनपदों ध्वंसनीय विषय प्रवेश। जैसे कि जनपद ध्वंस का, जैसे किसी जनपद का नाश हो जाना किसी कारणवश, जैसे कोरोना टाइम में हुआ था, जैसे महामारी फैल जाना, कोविड-19, यही सब। तो जैसे जो जनपद ध्वंस 4 कारणों से होता है: विकृत वायु, विकृत जल, विकृत देश, विकृत काल। विकृत वायु के लक्षण: इस प्रकार की वायु को जो रोग पैदा करने वाली समझना चाहिए, जो ऋतु के विपरीत बहने वाली, अत्यंत वेग से चले, अत्यंत उष्ण रहे, अत्यंत शीत हो, भयंकर आवाज करे, धूल कण बालू आदि बवंडर युक्त हो। विकृति जल के लक्षण: जो जल अत्यंत दुर्गंध वाला हो, क्लेद युक्त हो, चिपचिपा, स्वाद में रसहीन हो, पीने में अप्रिय हो, जिसे छोड़कर मगर मछली आदि चले गए हों।
विकृत देश के लक्षण। जिस देश की भूमि का स्वाभाविक वर्ण गंध रस विकृति हो गया हो, जैसे चूहा जानवर भी वहाँ से हट गए हों। विकृति काल के लक्षण। जिस काल में ऋतुओं के अनुसार होने वाले लक्षणों के विपरीत लक्षण दिखे या उसी ऋतु के लक्षण अधिक मात्रा में या कम मात्रा दिखे। विकृत काल के लक्षण। जनपद ध्वंस के क्या कारण थे? इस प्रकार के लक्षणों से युक्त वायु जल देश काल को कुशल विद्वान लोग जनपद ध्वंस का कारण कहते हैं। मतलब जनपद का जो नाश होने का 4 कारण है यही। वायु जल देश काल का विकृत हो जाना। जनपद ध्वंस की सामान्य चिकित्सा क्या है? वायु जल देश काल विकृत होने पर भी यदि उचित औषधियों का प्रयोग किया जाए तो उस विनाश से बचा जा सकता है। नियत तथा अनियत आयु प्रकरण। आयु संबंधी भी वो प्रश्न किए थे। इस प्रकार कहते हुए भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से पूछा, भगवान सभी प्राणियों की आयु नियत काल तक रहती है या नहीं? उत्तर। भगवान आत्रेय ने उत्तर देते हुए अग्निवेश से कहा, हे अग्निवेश, आयु बलाबल दैव पुरस्कार पर आधारित है, मतलब कर्तव्य भाग पर आधारित है। त्रिविध कर्म श्रेष्ठ मध्यम हीन। श्रेष्ठ में क्या? जब दैव और पुरस्कार दोनों ही कर्म श्रेष्ठ होते हैं तब आयु भी जो सुखमय नियत होती है। और हीन, जब दैव और पुरस्कार दोनों ही कर्म हीन होते हैं तब आयु अल्प होती है। तो चौथा लेसन हम पढ़ते हैं विमान स्थान का त्रिविध परीक्षा। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। आप्तोपदेश जो आप्त पुरुषों के द्वारा जो कही गई उपदेश थी उसी को आप्तोपदेश कहते हैं। प्रत्यक्ष जो इंद्रियों के द्वारा देखा जाए, मतलब हमारे आंखों के सामने दिखे प्रत्यक्ष, वही प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान जो तर्क किया जाए, अंदाजा लगाया जाए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को देखिए, श्रोतेंद्रिय द्वारा परीक्षा लेना, नेत्रेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, मतलब 4-5 इंद्रियों द्वारा परीक्षा लेना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आँख, कान, नाक, मतलब श्रोतेंद्रिय कान द्वारा। शरीर में गुड़गुड़ाहट की आवाज़, अंगों, संधियों, हृदय, फेफड़ों आदि की आवाज़ का परीक्षा कानों से सुन कर लेना। और नेत्रेंद्रिय जैसे वर्ग, आकृति, छाया आदि की परीक्षा आंखों से देखकर करना। रसेंद्रिय रोगी के मुख का स्वाद कैसा है, भोजन करने पर भोजन का रस कैसा हो लगता है, ये सब पूछना। घ्राणेंद्रिय रोगी के शरीर में व्याप्त गंध की परीक्षा रोगी के शरीर को सूंघकर करनी चाहिए। स्पर्शेंद्रिय द्वारा परीक्षा रोगी के शरीर में स्वाभाविक अस्वाभाविक स्पर्श की परीक्षा रोगी के हाथ को छू कर करनी चाहिए। तो रस विमान का हम लोग 4 लेसन आज रिवीजन कर लिए हैं। 5वां लेसन हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ठीक है। तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा पेपर के लिए। डेली पढ़ते रहेंगे तो सही रहेगा, तभी लर्न होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइबर और बढ़ाएं मेरे, ताकि मैं अच्छी अच्छी नोट्स ला सकूं, आपको पढ़ा सकूं, रिवाइज करवा सकूं। तो हम लोग स्रोत विमान 5वां लेसन नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। आज 4 लेसन हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।